हॉलीवुड सेटअप आपका स्वागत करता है एक मुश्किल सफ़र की सच्ची कहानी में। ये कहानी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर आक्रमण करा था। इसके बाद उन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया था। उन्हीं में से एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है यानुश, और उसे एक पेपर में साइन करने के लिए बोलते हैं, पर वो मना कर देता है। तभी वहीं पर बैठा एक आदमी कहता है कि उसे अंदर लेकर आओ, और वहाँ पर एक लेडी को लाया जाता है। वो ऑफिसर उस लेडी से पूछता है, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? वो लेडी कहती है, हाँ, ये मेरा पति है। उसके बाद उसे पूछा जाता है कि तुम इसके बारे में और क्या जानती हो? वो कहती है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करता है और विदेशों में जासूसी करता है। हालांकि इस बात से यानुश को बहुत दुख होता है, पर वो जानता है कि इसके लिए उसकी पत्नी को मजबूर किया गया है। इसके बाद यानुश को 20 साल की सज़ा हो जाती है। उसे साइबेरिया की जेल में भेजा जाता है, और ये जेल ऐसी जगह पर होती है कि यहाँ पर अगर कैदी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि कई 100 किलोमीटर तक यहाँ पर जंगल और बर्फ़ है। जेल में पहुंचने के बाद वहाँ पर जितने भी कैदी आए होते हैं, जिनमें से एक यानुश भी होता है, उन सबको वहाँ का एक ऑफिसर बताता है कि सिर्फ ये जेल तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आसपास का पूरा इलाका तुम्हारे लिए जेल है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल और रूह कपा देने वाली ठंड है। इसके बाद सारे अंदर चले जाते हैं, और जब ये खाना खाने के लिए लाइन में लगे होते हैं, तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अपना खाना ले जा रहा होता है। तभी उसकी प्लेट से कुछ खाना नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा बूढ़ा उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन वो बूढ़ा उस पर अपना पाँव रख देता है और अपना खाना उठा लेता है। यानुश भी वो सब देखता है और अपना खाना उस आदमी को दे देता है जो दूसरे आदमी का खाना उठाने की कोशिश कर रहा था। अब वहीं बूढ़ा आदमी जिसका खाना नीचे गिरा था, वो उससे कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम यहाँ पर आधे खाने में जिंदा नहीं रह सकते। और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एक दूसरा आदमी वहाँ पर आता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें कितने साल की सज़ा हुई है? यानुश कहता है कि 20 साल की। यानुश उससे कहता है कि तुम्हें कितने साल की सज़ा हुई है? वो आदमी बोलता है कि मुझे 10 साल की सज़ा हुई है। यानुश कहता है कि क्यों? वो आदमी बोलता है कि मैं एक एक्टर था और मैंने एक फिल्म में एक अमीर आदमी का किरदार किया था, और उस अमीर आदमी को मैंने उस फिल्म में बहुत ज़्यादा ही अमीर बना दिया था, और इसीलिए मुझे 10 साल की सज़ा हुई है। यानुश कहता है कि क्या इस जेल से कोई भागा है? वो आदमी कहता है कि आज तक इस जेल से कोई भी नहीं भागा है, और तुम भी ऐसा मत सोचना, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, और एक दिन वो एक्टर उसको एक रास्ता दिखाता है और बोलता है कि ये भागने का रास्ता है। मैं कब से तुम जैसे किसी का इंतजार कर रहा था जिसके पास यहाँ से भागने की हिम्मत हो। यानुश बोलता है कि हम जाएंगे कहाँ? चारों तरफ सोवियत और जर्मन है। वो बोलता है कि हम दक्षिण की तरफ जाएंगे और मंगोलिया पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें सर्दियां खत्म होने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, और साथ ही हमें खाना इकट्ठा करना होगा, क्योंकि मंगोलिया यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। इसके बाद ये खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। ये लोग इस जेल में लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं। ये जंगल में लकड़ी काटते हैं और वापस जेल में आते हैं। और एक दिन जब ये वापस आ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत तेज तूफान चलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बहुत ठंड है, जिस वजह से 4-5 लोग वहीं पर मर जाते हैं। और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर स्मिथ। ये कहता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जो इनका इंचार्ज होता है वो कहता है कि हम यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि उसे पता है कि जंगल से कैदी भाग सकते हैं। लेकिन स्मिथ उनकी बात नहीं मानते और वो जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, लेकिन स्मिथ जानता है कि अगर मैं यहीं पर रुका तो मारा जाऊंगा। इसके बाद इंचार्ज कहता है कि सब जंगल में चलो, और वो सब के सब जंगल की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से इन सब की जान बच जाती है, और अगले दिन इन्हें एक लाइन में खड़ा किया जाता है, और वहाँ पर बड़ा ऑफिसर आता है। वो मिस्टर स्मिथ से कहता है कि तुम्हें ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, तुम बाहर आओ। ऐसे ही करके वो बहुत लोगों को बाहर बुलाता है, जिसमें यानुश भी होता है। मिस्टर स्मिथ को पता है कि उन्हें खदान में भेजा जा रहा है, और वहाँ पर सिर्फ मौत है, क्योंकि वहाँ पर बहुत पोल्यूशन है। अब जब ये लोग खदान में काम कर रहे होते हैं तो यानुश को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। उसे अपना घर दिखता है, और घर के बाहर एक पत्थर होता है जिसके नीचे एक चाबी रखी होती है। वो उस चाबी को निकालकर अपने घर के अंदर जाना चाहता है,
वहाँ पर जो गार्ड होता है वो उसे गोली मारने वाला होता है। तभी मिस्टर स्मिथ उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम मरना चाहते हो? यानुश कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, एक आदमी के पास यहाँ से निकलने का प्लान है। मिस्टर स्मिथ कहता है कि वो आदमी झूठा है, जब मैं यहाँ पर नया नया आया था तब मुझे भी उसने यही बोला था, पर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उस बूढ़े आदमी को पता होता है कि अगर मैं छूट जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, तो यानुश उसकी मदद करेगा। और धीरे धीरे ये 7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो यहाँ से भागना चाहते हैं। एक दिन तेज हवाएं चल रही होती है। यानुश बोलता है कि आज रात को यहाँ से निकलने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पैरों के निशान अपने आप मिट जाएंगे और गार्ड को नहीं पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और उस रात को वो जनरेटर बंद कर देते हैं, पर जनरेटर सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हो सकता है और 10 मिनट के अंदर वो लोहे की तार काटकर सातों के सातों यहाँ से भाग जाते हैं। जब रात को ये बात गार्ड को पता चलती है तो वो उनका पीछा करना चाहता है, लेकिन हवाएं बहुत तेज होती हैं, इसीलिए गार्ड्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। यानुश क्रिमिनल से कहता है कि तुम मुझे अपना चाकू दो। जब यानुश को वो अपना चाकू देता है तो यानुश उससे पेड़ की छाल काटकर सबके लिए मुखौटे बनाता है ताकि उनके चेहरों पर ठंड ना लगे। अब ये सबके सब धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरी रात चलते चलते वो अगली सुबह साइबेरिया की जेल से काफ़ी दूर पहुँच जाते हैं। और सुबह ये सब देखते हैं कि इनके पास खाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। उनके पास कुछ ही हफ्तों का राशन होता है और उनका सफ़र बहुत लंबा है। अब वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं। यानुश परछाई के जरिए उनको रास्ता दिखाता है। इन्हें दक्षिण की तरफ जाना है, क्योंकि इन्हें साइबेरिया का बॉर्डर पार करना है, जिसके बाद ये मंगोलिया पहुंच जाएंगे, जो कि यहाँ से बहुत दूर है। अब रात हो जाती है और ये सब एक जगह पर बैठ जाते हैं। यानुश बोलता है कि रात होने वाली है, आज रात को बहुत ठंड होगी, इसीलिए सबको बहुत सारी लकड़ियाँ लानी होगी। और ये सब लकड़ी लेने के लिए निकल जाते हैं। अब इनमें से एक आदमी होता है जिसको रात को नहीं दिखता। वो वापस आते हुए रास्ता भूल जाता है और जब ये वापस आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कम है। दरअसल इन्हें नहीं पता होता कि उसे रात को नहीं दिखता। इन्हीं में से एक आदमी होता है जिसको ये बात पता होता है। वो बोलता है कि उसे रात को नहीं दिखता और इसके बाद ये सब उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। अब जब सुबह होती है तो वो आदमी उनसे थोड़ी ही दूर पर बैठा होता है और वो ठंड से जमकर मर चुका होता है। ये उसे वहीं पर दफना देते हैं। अब चलते चलते इन्हें कई दिन हो चुके हैं। बर्फीला इलाका पीछे छूट चुका है। अब ये जंगल के रास्ते होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। ये सब भूखे हैं और अब इन सब को ये लगता है कि ये नहीं बचेंगे। हालांकि जिस झील तक ये पहुंचना चाहते हैं, प्लान के मुताबिक वहां पर इन्हें 1 हफ्ते में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी ये वहां से बहुत दूर है। एक दिन जब ये आराम कर रहे होते हैं तो इन्हें कुछ जानवरों की आवाज़ आती है और जब ये उस तरफ जाते हैं तो ये देखते हैं कि कुछ भेड़ियों ने वहां पर शिकार किया है। ये उन सब भेड़ियों को भगा देते हैं और ये उस शिकार को जानवरों की तरह खाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से भूखे हैं। इसके बाद यानुश कहता है कि वो आगे का रास्ता अकेला तय करके आएगा, क्योंकि सब चल नहीं सकते, उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है। और अब यानुश वहाँ से निकल जाता है और जाने से पहले वो बोलता है कि अगर मैं 1 हफ्ते में लौट कर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं नहीं रहा। यानुश आगे का सफ़र तय करता है। उसे बहुत तकलीफ होती है, वो कमज़ोर है और आगे लंबा रास्ता है। यानुश चलता जाता है और वो मरने की कगार पर है। उसे दोबारा से भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे अपना घर दिखता है और वही पत्थर भी जिसके नीचे चाबी है, लेकिन वो किसी भी तरह अपने दोस्तों तक पहुंच जाता है और वो कहता है कि यहाँ से 3 दिन के रास्ते पर वो झील है जहाँ हमें पहुँचना है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्त उसे खाना खिलाते हैं और अगली सुबह वो आगे का सफ़र तय करते हैं। और जब ये उस झील की तरफ जा रहे होते हैं तो इन्हें लगता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है और जब ये उसे पकड़ते हैं तो वहाँ एक लड़की निकलती है। वो लड़की कहती है कि मैं रशियन से भाग रही हूँ, मुझे तुम अपने ग्रुप में शामिल कर लो। पर ये लोग उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके पास खाना कम पड़ जाएगा। इसीलिए वो सबके सब उस लड़की को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और जब ये उस झील के किनारे पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वो दलदल में जानवर फंसा है। ये उस जानवर को मार देते हैं और अब इनके पास बहुत सारा खाना है। तभी उनमें से एक आदमी को याद आता है कि वो लड़की भी भूखी है। वो पीछे जाता है और रात तक वो उस लड़की को वापस ले आता है। वो उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। यहाँ सब बहुत सारा खाना खाते हैं
और रात को चैन की नींद सोते हैं क्योंकि आज इन्होंने बहुत दिनों बाद पेट भर के खाना खाया है। अगले दिन जो लड़की इनके साथ शामिल हुई है, शुरू शुरू में वो अपने बारे में काफ़ी झूठ बोलती है, लेकिन बाद में वो सबको सच बता देती है और ये इन सबके साथ काफ़ी घुल मिल जाती है। कुछ दिनों की यात्रा के बाद ये मंगोलिया के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं। सोवियत यूनियन और मंगोलिया का बॉर्डर पार करने से पहले इनके साथ जो रशियन होता है वो कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, और वो सब भी उसे वहीं छोड़कर आगे का सफ़र तय करते हैं। और जब वो बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचते हैं, अब वो देखते हैं कि मंगोलिया के गेट पर स्टेलियन का फोटो लगा हुआ होता है। अब वो समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट यहाँ पर भी पहुँच गए हैं जिससे वो भाग रहे थे। अब वो सब वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि पहले वो चाइना जाएंगे, उसके बाद तिब्बत, और इसके बाद वो इंडिया जाएंगे। इंडिया में इस वक्त ब्रिटिश राज है और वहाँ पर ये सब सेफ रहेंगे। ये सब के सब पैदल चलते जाते हैं और ये 5000 किलोमीटर तय कर चुके हैं और अब ये इंडिया जाना चाहते हैं, पर इंडिया का सफ़र इतना भी आसान नहीं है। इंडिया पहुंचने के लिए इन्हें हिमालय पर्वत पार करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये सब इंडिया की तरफ बढ़ जाते हैं। इनके रास्ते में गर्मी, प्यास, रेगिस्तान ये सब है। अब इनकी हालत खराब हो चुकी है। इनके साथ जो लड़की इस सफ़र में होती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और कुछ मील का सफ़र तय करने के बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। वो उसी रास्ते में उसकी कब्र बना देते हैं और अब ये 5 लोग बचे हैं और इन 5 की हालत बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी है। कुछ और किलोमीटर चलने के बाद इनमें से एक और गिर जाता है और इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब चलते चलते ये उस छोर तक पहुंच जाते हैं जहाँ से कुछ ही दूर पर पहाड़ होते हैं, यानी रेगिस्तान खत्म हो रहा है। लेकिन मिस्टर स्मिथ, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और वो भी गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे छोड़कर चले जाओ, अब मैं आगे नहीं आ पाऊंगा। लेकिन यानुश बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो किसी तरह से मिस्टर स्मिथ को लेकर रेगिस्तान से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सब बहुत प्यासे होते हैं। तभी इन्हीं में से एक आदमी एक स्नेक को देखता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी वो देखता है कि एक पहाड़ी से पानी आ रहा है। वो अपने साथियों को बुलाता है और ये सब बहुत सारा पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद उनके अंदर थोड़ी सी जान आ जाती है और अगली सुबह ये सब वहाँ से निकल पड़ते हैं और कई 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुँच जाते हैं। पर ये चाइना में नहीं रुक सकते क्योंकि चाइना और जापान के बीच में जंग चल रही है और इसीलिए ये तिब्बत की ओर बढ़ते हैं और एक बार फिर से उनके सामने बर्फ़ के पहाड़ आते हैं। लेकिन ये तिब्बत तक पहुंच जाते हैं और तिब्बत के लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें खाना देते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ से इंडिया जाने के लिए सिक्किम से एक रास्ता है, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है, अगर तूफान आया तो तुम वहीं फंस जाओगे। फिलहाल तुम यहीं रुक जाओ, जब मौसम बदल जाए तब तुम चले जाना। यानुश कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना होगा। अगर हम एक बार यहाँ पर रुक जाएंगे फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे। मिस्टर स्मिथ कहता है कि मैं चाइना जाऊंगा। मुझे पता चला है कि वहाँ पर यूएस मिलिट्री का प्रोग्राम चल रहा है। मैं उनके साथ वहाँ से अमेरिका चला जाऊंगा क्योंकि मिस्टर स्मिथ अमेरिका से होते हैं और सुबह यानुश और उसके 2 साथी वहाँ से निकल जाते हैं। अब कई पहाड़ों को पार करने के बाद आखिरकार वो इंडिया पहुँच जाते हैं। इंडिया पहुँचने के लिए इन्हें 6400 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ा। इनके लिए ये सफ़र बहुत ही कठिन था, पर अब उनका सफ़र यहीं पर ख़त्म हो जाता है, पर यानुश का नहीं, क्योंकि पोलैंड अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। वो अभी भी कम्युनिस्ट के कब्जे में है। लेकिन यानुश अगले 50 साल तक अपने घर नहीं जा पाता। वो देश विदेश घूमता रहता है क्योंकि अगर वो पोलैंड जाता है तो उसे दोबारा पकड़ लिया जाएगा। और जब सन 1989 को पोलैंड आज़ाद हुआ था, उसके बाद यानुश अपने घर जाता है। कहानी के अंत में वही सीन दिखाया जाता है जब उसे भ्रम होता था पत्थर के नीचे चाबी है और वो चाबी उठाकर दरवाज़ा खोलना चाहता है। यानुश अब बूढ़ा हो चुका है और वो चाबी उठाता है, दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है। वहाँ पर उसकी बीवी होती है। उसकी बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और बहुत रोते हैं। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।